दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। जैसे ही करण ने किसी को उसे पुकारते हुए सुना, वो चलते चलते रुक गई और पीछे मुड़ी। एक हैंडसम लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और सांसें संभालते हुए रुका। वो तीसरे साल का स्टूडेंट था। करण ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है चेस्टर, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? शर्मीला लड़का अजीब सा मुस्कुराया और सिर के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें ग्रेजुएशन की बहुत बहुत बधाई करण। करण हल्के से मुस्कुराए, थैंक्स। चेस्टर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने उसके बगल में खड़े दबंग इंसान को देखा और पूछा, ये कौन है? मेरे अंकल हैं, करण ने बिना झिझके जवाब दिया। जेरेमी ये सुनकर बिल्कुल निशब्द रह गया। जैसे ही चेस्टर को पता चला कि जेरेमी करण के बड़े बुजुर्ग हैं, उसने तुरंत झुककर आदरपूर्वक कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। जेरेमी ने ठंडी नज़र से आंखें सिकोड़ लीं। उसकी गहरी नज़रों ने चेस्टर की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। चेस्टर जेरेमी की परवाह किए बिना हल्की लज्जा के साथ करण से बोला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है करण, क्या ये ठीक रहेगा? करण ने सिर हिलाया। अंकल, आप यहीं इंतजार कीजिए, उसने कहा और फिर चेस्टर के साथ एक सुनसान जगह चली गई। दोनों कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़े होकर बातें करने लगे। बातचीत के बीच में चेस्टर ने अपनी जैकेट का दूसरा बटन तोड़ा और करण को पकड़ाया। करण ने उसे लिया, देखा और मुस्कुरा दी। जेरेमी ने ये देखा तो उसकी भौं ऊपर उठ गई। टॉमी हमेशा जेरेमी के हावभाव पढ़ने में माहिर था। जैसे ही उसने जेरेमी के चेहरे पर उलझन देखी, उसने बिना सवाल किए ही कहा, सर, कुछ कॉमिक्स में कपड़े का दूसरा बटन दिल के करीब का प्रतीक होता है। वो लड़का शायद ये जताना चाहता है कि वो करण को अपना दिल देने को तैयार है। जेरेमी की आंखें सिकुड़ गईं और वो हैरान था कि करण ने ऐसा तोहफा क्यों स्वीकार कर लिया। उसे हल्का सा याद आया कि करण ने एक बार कहा था कि उसे आज्ञाकारी और मासूम लड़के पसंद हैं जो उसे मॉमी कहकर बुलाएं। उसे शक हुआ कि कहीं ये लड़का वैसा ही तो नहीं है। जेरेमी के होंठ हल्के से फड़क गए और उसने पूछा, क्या हर स्टूडेंट्स को कॉलेज में पप्पी लव होता है? टॉमी ने अजीब सा हंसते हुए कहा, सर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो अब वयस्क होते हैं। ये पप्पी लव नहीं माना जाता। जेरेमी ने सिगरेट जलाई और उन दोनों को पास खड़े बातें करते हुए देखा। ये उम्र ही ऐसी थी जब लोग प्यार और रिश्तों को खोजते हैं। छोटी सी हरकत पर भी चेहरा लाल हो जाता है। करण ने अपना हाथ बढ़ाकर चेस्टर के सिर पर रखा। वो क्या कह रही थी, ये सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। उसकी लंबाई चेस्टर के बराबर ही थी, फिर भी वो उसे ऐसे सहला रही थी जैसे वो उसकी बड़ी बहन हो। जेरेमी ने सिगरेट का लंबा कश लिया, धुआं बाहर छोड़ा और आधी बची सिगरेट को बुझाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। कार में बैठने के बाद भी जेरेमी ने कुछ नहीं कहा और करण ने भी उससे बात करने की पहल नहीं की। वो बस सिर झुकाकर आरन के मैसेज का जवाब देने लगी। कार जैसे ही कैंपस से बाहर निकलने वाली थी, अचानक फ्रांसीन सामने आ गई और गाड़ी रुकवा दी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और मुस्कुराकर बोली, जेरेमी, करण, क्या मैं भी तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ? जेरेमी ने ऊपर देखा और उसे ठंडी नज़रों से घूरा। क्या तुम क्लास बंक करने का सोच रही हो? फ्रांसीन घबरा गई। क्या? नहीं, बस आज दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं है। जेरेमी ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और ड्राइवर को इशारे से गाड़ी बढ़ाने को कहा। फ्रांसीन करण के बगल में बैठी और हैरान कर देने वाली मिठास से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी की स्टूडेंट हो। मैंने तुम्हें पहले कभी स्कूल में क्यों नहीं देखा? करण ने उसके बदले हुए रवैये को देखा और मुस्कुराए। मैं ज़्यादा स्कूल में नहीं रहती थी क्योंकि अपने सीनियर ईयर की इंटर्नशिप में बिजी थी। ओह, अच्छा, फ्रांसीन बोली। फ्रांसीन ने थोड़ी देर सोचा और बोली, अच्छा, चूंकि आज तुम्हारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है, क्यों ना हम जश्न मनाएं? करण ने उबासी ली, थैंक्स बट नो थैंक्स।
मनाने लायक कुछ नहीं है। फिर भी फ्रांसीन ने उसे मनाने की कोशिश की और गर्मजोशी से उसका हाथ पकड़ लिया। 4 साल की यूनिवर्सिटी पूरी करना आसान नहीं था, यही जश्न मनाने का अच्छा कारण है। मुझे एक ऐसा शॉपिंग मॉल पता है जहां बहुत सारे लिमिटेड एडिशन नए फैशन स्टाइल्स हैं। क्यों न हम साथ में घूमने चलें? करिन ने नीचे देखा कि फ्रांसीन ने कैसे उसकी बांह पकड़ी हुई है और अजीब से अंदाज में भौहें उठाईं। तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं? फ्रांसीन ने जल्दी से सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर हम घर जल्दी चले भी गए तो कुछ खास काम तो है नहीं। चलो, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। हालांकि फ्रांसीन का करिन के प्रति इतना अच्छा होना बहुत कम ही होता था, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा बदलाव था। अगर वह होल्डन्स के सभी लोगों से शांति से घुल मिल जाए, तो उसकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। ये सोचकर करिन ने हल्के से होंठ भींचे और कहा, ठीक है, चलो, शॉपिंग चलते हैं। फ्रांसीन तुरंत खुशी से खिल उठी। उसने पीछे मुड़कर जेरेमी से कहा, हम शॉपिंग जा रहे हैं, क्यों न आप भी हमारे साथ चलें? जेरेमी ने हाथ में पकड़े दस्तावेज की ओर देखते हुए संक्षेप में जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। ये बिल्कुल वही था जिसकी उम्मीद फ्रांसीन को थी। उसने फिर से मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ड्राइवर हमें और करिन को ईस्ट ब्रिज के ग्ली शॉपिंग सेंटर छोड़ दे। दोनों लड़कियां गाड़ी से उतर गईं। जेरेमी ने खिड़की नीचे की, करिन की ओर देखा और धीरे से कहा, बहुत देर मत करना, जल्दी घर आ जाना। शो, करिन ने सहयोगी ढंग से सिर हिलाया। जेरेमी का अंदाज बच्चों जैसा समझाने वाला था, जिसे करिन ने ये सोचकर टाल दिया कि वह बस इस बात से चिंतित है कि कहीं वो उसकी प्यारी बहन को बिगाड़ न दे। मॉल के अंदर पहुंचते ही फ्रांसीन ने अचानक पेट पकड़ लिया और दर्द से बोली, करिन, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। करिन ने इधर उधर देखा ताकि उसे वॉशरूम दिख सके, लेकिन पास वाले वॉशरूम के दरवाजे पर एक नोटिस था कि उसकी मरम्मत चल रही है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस फ्लो का वॉशरूम खराब है। चलो, ऊपर चलते हैं और दूसरा ढूंढते हैं। लेकिन जाने के बजाय फ्रांसीन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं ऊपर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि पूरा वॉशरूम खराब है। मैं अंदर जाकर जो ठीक होगा वही इस्तेमाल कर लूंगी। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। इतना कहकर फ्रांसीन जल्दी से अंडर मेंटेनेंस वॉशरूम में घुस गई। करिन ने बेबसी से भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे उसके पीछे चली। काफी देर इंतजार करने के बाद भी फ्रांसीन बाहर नहीं आई। करिन को चिंता हुई कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, इसलिए उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। किसी ने पीछे से उसके सिर पर बोरा डाल दिया और उसके सिर के पीछे जोर से मारा। करिन तुरंत बेहोश होकर गिर गई। वॉशरूम का दरवाजा खुला और फ्रांसीन बाहर निकली, चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ। इस बार तुम मेरे जाल में फंसी गई, करिन। होल्डन इंटरनेशनल होटल के स्वीट 3201 में करिन बेहोश बड़ी सी बेड पर पड़ी हुई थी। फ्रांसीन ने हाथ बांध लिए और ऊपर से घृणा से करिन को देखा। उसकी हालत बिल्कुल उस मछली जैसी थी जो काटने के लिए तख्ती पर रखी जाती है। सुनिश्चित करना कि सब कुछ साफ सुथरा हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी सबूत मेरे पास तक पहुंचे, फ्रांसीन ने चेतावनी दी। रिचर्ड ने आत्मविश्वास से अपना सीना ठोका और खुश होकर बोला, चिंता मत कीजिए, मिसेस होल्डन। आगे की सारी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। कुछ भी गलत नहीं होगा। फ्रांसीन ने उसे घमंडी नज़र से देखा। बेहतर होगा कि वाकई कुछ गड़बड़ न हो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगी। ये वादा करके रिचर्ड ने अपना सिर घुमाया और एक सुनहरे बालों वाले आदमी से कहा, जो किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था, तुमने मिसेस होल्डन की बात सुनी। इस औरत का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता कि पुलिस के आने पर तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत है कि क्या करना है ना? वह घिनौना सुनहरे बालों वाला आदमी घृणित हंसी हंसते हुए अपने गंदे दांत दिखाने लगा। रिलैक्स, रिचर्ड, मुझे पता है क्या करना है।
वैसे भी मुझे जेल एस्कॉर्ट सर्विसेज में शामिल होने की वजह से ही हुई थी। बिस्तर पर पड़ी खूबसूरत और लुभावनी औरत को देखकर वह सुनहरे बालों वाला आदमी बेहद उत्तेजित हो गया। पिछले महीने ही वह जेल से रिहा हुआ था और कई सालों से उसने किसी औरत को छुआ तक नहीं था। नौकरी पाना वैसे ही मुश्किल था और पैसों की कमी की वजह से औरत मिलना लगभग नामुमकिन। कुछ दिन पहले उसके ही होम टाउन से आए रिचर्ड ने उससे कहा कि वो उसे पैसे देगा ताकि वह एक औरत के साथ सोए। ये सौदा इतना शानदार लगा कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। असल में इतनी खूबसूरत औरत के साथ सोने के लिए तो वह मुफ्त में भी तैयार था और उसे दोबारा जेल भी जाना पड़ता तो भी वह तैयार था, क्योंकि उसके लिए ये सब काबिले कुर्बानी था। फ्रांसीन को उस आदमी की गंदी नीयत देखकर उल्टी आने लगी। चूंकि करिन ने उसका सिर टॉयलेट में दबाकर उसे कई दिनों तक घिन महसूस कराई थी, अब वह करिन को और भी लंबे समय तक घिन महसूस कराना चाहती थी। रिचर्ड की योजना थी कि करिन को एक एस्कॉर्ट के रूप में फंसाया जाए और पुलिस उसे होटल में सर्विस देते समय पकड़ ले। जब ऐसा होगा तो जेरेमी उससे किसी भी तरह का रिश्ता रखने से इनकार कर देगा। यही तो फ्रांसीन चाहती थी। एक बार जेरेमी ने करिन से किनारा कर लिया तो पैमेला भी उसे एक गिरी हुई औरत मानेगी और उसे जरूर परिवार से बाहर निकाल देगी। रिचर्ड को लगा कि अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। उसने आदर से कहा, मिसेस होल्डन, योजना का अगला हिस्सा आपकी आंखों के लिए बहुत असहनीय हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फ्रांसीन खुद भी ऐसी गंदी हरकतें देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बेहोश पड़ी करिन को एक आखिरी बार घूरा और फिर रिचर्ड के साथ स्वीट से बाहर निकल गई। आखिरकार सुनहरे बालों वाला आदमी करिन के साथ स्वीट में अकेला रह गया। वह लार टपकाते हुए हाथ मलने लगा और जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर पड़ी लड़की पर झपटने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम फ्रांसीन घर लौटी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि जेरेमी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा गंभीरता से अखबार पढ़ रहा है। उसे एक पल के लिए अपराधबोध महसूस हुआ और उसने पूछा, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जेरेमी ने उसे तिरछी नजर से देखा और भौं उठाए। तुम अकेली घर क्यों लौटी? करिन कहाँ है? तब तक फ्रांसीन संभल चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मॉल में उसकी एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। उसने कहा कि वो उससे बातें करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं अकेली घर चली जाऊं। जेरेमी ने आंखें सनकरी कीं। पुराना दोस्त? हाँ। फ्रांसीन ने सिर हिलाया और जानबूझकर कहा, उसका पुराना दोस्त कोई सुनहरे बालों वाला आदमी था। दोनों काफी परिचित लग रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके बीच कैसा रिश्ता है। जेरेमी ने भौहें सिकोड़ ली, टेबल पर रखी कॉफी उठाए और बड़ा घूंट भरा। पुराने दोस्त से बातें कर रही है। तभी अचानक टॉमी भीतर आया और बोला, सर, एक हादसा हो गया है। जेरेमी ने बिना किसी भाव भंगिमा बदले कॉफी पीते हुए पूछा, क्या हुआ? टॉमी पास आकर बोला, होल्डन इंटरनेशनल होटल में इल्लीगल सेक्स फॉर मनी सर्विसेज से जुड़ा एक स्कैंडल सामने आया है। होटल की रेप्यूटेशन पर इसका गंभीर असर पड़ा है। आज दोपहर किसी ने अनोनिमस रिपोर्ट दी थी कि स्वीट 3201 में किसी ने एस्कॉर्ट हायर की है और पुलिस ने मौके पर 2 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया। ये सुनते ही फ्रांसीन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि काम पूरा हो गया है। वो कमीनी करिन अब घर से बाहर फेंक दी जाएगी। हा, यही तो उसकी। और पुलिस ने क्या कहा? जेरेमी ने साप्ताहिक वित्तीय रिपोर्ट को आराम से पढ़ते हुए पूछा। टॉमी ने जवाब दिया, पुलिस अभी भी जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसी घटनाएं दुनिया के अलग अलग देशों में रोज होती रहती हैं, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। यह इतना बड़ा मुद्दा बनाने लायक नहीं था। जेरेमी ने कॉफी की चुस्की लेते हुए आदेश दिया, मीडिया को कहो कि रिपोर्टिंग को थोड़ा कम करें जब तक जांच के नतीजे नहीं आते। हम आधिकारिक घोषणा के बाद ही जनता को जवाब देंगे। अंडरस्टूड। टॉमी ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा उतना शांत नहीं रहा।
बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अगला वाक्य कहा, सर, अफवाहें हैं कि जिस औरत पर एस्कॉट होने का शक है, उसका नाम करिन कारेफ है। जेरेमी ने आखिरकार अपना खूबसूरत चेहरा वित्तीय अखबार से उठाया और अचानक उसकी नज़र बेहद तेज हो गई। टॉमी के चेहरे पर अफसोस था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने ये सुना, लेकिन होटल के चेक इन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उसने आज दोपहर होल्डन इंटरनेशनल होटल के स्वीट 3201 में चेक इन किया था और अभी तक उसने किसी कॉल या संदेश का जवाब नहीं दिया है। जेरेमी कुछ देर चुप रहा, फिर आंखें सिकुड़कर ठंडे स्वर में बोला, सच्चाई जाने बिना कोई नतीजा मत निकालो। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता उसे ढूंढना होनी चाहिए। हाँ टॉमी, तुमसे जरूर गलती हुई है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? फ्रांसीन आगे आए और ऐसा वाक्य बोला जिससे और शक पैदा हो। कुछ ही मिनट पहले उसे रिचर्ड से संदेश मिला था, मिसेस होल्डन, मेरी तरफ से सब काम पूरा हो गया है। हमारी डील मत भूलना। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। फिर उसने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर संतोष जताया। योजना के अनुसार उसने अपना न्यूज़ ऐप खोला और सोशल हैपनिंग्स सेक्शन में खबर पर क्लिक किया। मिस कारेफ और मिस्टर रॉयस को होल्डन इंटरनेशनल होटल के एक स्वीट में एस्कॉट सर्विसेज और सॉलिसिटेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिर उसने नकली हैरानी जताई और कहा, जेरेमी, देखो, इस खबर में जिस औरत की बात हो रही है, उसने वही कपड़े पहने हैं जो करिन ने आज पहने थे, और उसके साथ जो आदमी है उसके सुनहरे बाल हैं। वही दिख रहा है जो करिन से मॉल में मिली थी। इतना कहकर उसने फ़ोन जेरेमी को पकड़ा दिया। जेरेमी ने फ्रांसीन का फ़ोन देखा। वीडियो में दोनों संदिग्धों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन औरत के कपड़े सच में वही थे जो करिन ने उस दिन पहने थे। फ्रांसीन ने अविश्वास जताने के लिए अपना मुंह ढक लिया। नहीं जेरेमी, ये औरत करिन नहीं हो सकती है ना। अब मुझे समझ आया कि उसने मुझे साथ क्यों नहीं ले जाना चाहा, जब उसने कहा कि वह अपने पुराने दोस्त से मिल रही है। असल में वे दोनों तो वही काम करने जा रहे थे। ये हद हो गई है। जेरेमी का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी भावनाएं साफ नहीं झलक रही थीं। उसी समय पैमेला, जो अभी अभी अपने कमरे से झपकी लेकर उठी थी, बाहर आए और बोली, जेरेमी, फ्रांसीन, तुम दोनों ही यहाँ क्यों हो? करिन कहाँ है? उसे बुलाओ, साथ में डिनर करते हैं। जेरेमी अभी फ्रांसीन को ज्यादा बोलने से रोकने ही वाला था, लेकिन फ्रांसीन खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। ग्रैंडमा, एक गड़बड़ हो गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या उसे गिरफ्तार किया गया? पैमेला ये सुनकर लगभग गिर ही गई, लेकिन नौकरानी ने समय रहते आकर उन्हें सहारा दिया। इसका क्या मतलब है? करिन के साथ क्या हुआ? फ्रांसीन ने पैमेला को अपना फ़ोन दिखाया और खबर का वीडियो चलाया। देखिए ग्रैंडमा, आज दोपहर उसे सेक्स सर्विसेज के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सेक्स सर्विसेज? बूढ़ी औरत ने वीडियो में औरत के कपड़े पहचान लिए। वो वही कपड़े थे जो करिन ने सुबह घर से निकलते समय पहने थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह असंभव है। करिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। फ्रांसीन ने गुस्से से कहा, जेरेमी और मैं भी इसे मानना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तभी अचानक घर का लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। बटलर बोनहूवर जानता था कि मालिक अभी फ़ोन उठाने की हालत में नहीं है, इसलिए वह आगे बढ़ा और कॉल रिसीव की। जो उसने सुना, उससे वह दंग रह गया और तुरंत सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे जब फ़ोन के दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज़ आई। हेलो, यह ईस्टब्रिज पुलिस स्टेशन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये करिन का घर है? बोन ने ऊपर देखा और निर्देश लेने के लिए जेरेमी की ओर नज़र डाली। जब जेरेमी ने हल्का सा सिर हिलाया, तभी उसने जवाब देने की हिम्मत की। क्या बात है? फ़ोन पर मौजूद पुलिस वाले ने कहा, अगर आप करिन के परिवारजन हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया तुरंत ईस्टब्रिज पुलिस स्टेशन आएं। हमें कुछ मामलों की पुष्टि के लिए आपकी मदद चाहिए। कॉल फिर कट गई। पैमेला ये सुनकर सहन नहीं कर पाई और सोफे पर धंस गई। फ्रांसीन और घबरा गई। सुना आपने, ग्रैंडमा?
पुलिस स्टेशन से अभी हमें कॉल आया था। गिरफ्तार की गई औरत निश्चित ही करिन है। उसने ऐसा कैसे कर दिया? आपने जितना उसे प्यार और देखभाल दी, उसने सबका मान तोड़ दिया। पैमेला का दिल टूट गया और वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जेरेमी उठ खड़ा हुआ, सोफे से अपना सूट जैकेट उठाया और गंभीर स्वर में फ्रांसीन से कहा, ग्रांडमा के साथ घर पर रहो, कहीं मत जाना। लेकिन फ्रांसीन उसे रोकने के लिए दौड़ी। जेरेमी, अब उस घटिया औरत के लिए चिंता मत करो। उसे छोड़ दो। उसने जितनी बेहयाई की है, अगर तुम उससे जुड़े रहे तो बस हमारे परिवार की बदनामी होगी। जेरेमी ने भौहें सिकोड़कर उसे डांटा। खड़ी हो जाओ और नाटक बंद करो। फ्रांसीन फिर भी जिद करती रही। करिन की कोई परवाह मत करो, जेरेमी। वो इसकी हकदार बिल्कुल नहीं है। तभी ऊपर से एक आवाज गूंजी, अरे, आज तो आप जल्दी आ गए, मिस्टर। मुझे तो थोड़ी भूख लगी है, ग्रांडमा। क्या अब खाने का समय नहीं हो गया? घर भर में करिन की आलसी और आराम भरी आवाज गूंज उठी। सब हैरान रह गए। जब सबने आवाज की दिशा में देखा तो उन्होंने करिन को सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते देखा, जैसे अभी अभी झपकी से उठी हो। जेरेमी कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन तुरंत ही उसका तनाव भरा चेहरा ढीला पड़ा और उसने हल्की सी भौहें उठाईं। पैमेला अचानक उठ बैठी, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। करिन, तुम घर पर हो? करिन ने सिर हिलाया। हाँ। फ्रांसीन का चेहरा कठोर हो गया। तुम घर पर क्यों हो? तुम तो। करिन ने हल्की सुस्ती से मुंह ढककर उबासी ली। इसमें हैरानी की क्या बात है कि मैं घर पर हूँ? क्या तुम चाहती थी कि मैं कहीं और होती? फ्रांसीन का दिमाग पूरी तरह गड़बड़ा गया। रिचर्ड ने उसे मैसेज किया था कि काम पूरा हो गया है, तो उसके मन में सवाल था कि करिन यहाँ घर पर कैसे मौजूद है। उसने मन ही मन सोचा और तुरंत निष्कर्ष निकाला। तुम पुलिस स्टेशन से कैसे भाग निकली, करिन? वैसे भी, तुम जितनी बेहुदा हरकतें कर रही हो, क्या तुम तभी खुश होगी जब हमें भी बदनाम कर दोगी? करिन ने सिर टेढ़ा कर हैरानी से पूछा। पुलिस स्टेशन? मैं वहाँ क्यों जाऊंगी? फ्रांसीन ठंडी सांस भरते हुए बोली। अब और नाटक मत करो। तुम्हारे घिनौने कांड पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और यहाँ सबको सच पता है। हमें अभी पुलिस स्टेशन से कॉल भी आया है। अब तुम छिपा नहीं सकती। सच सच मान लो। कांड। करिन थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन शांत मन से लैंडलाइन की ओर बढ़ते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। चलो, मैं खुद कॉल बैक करके पूछ लेती हूँ कि मामला क्या है। इतना कहकर करिन ने फोन उठाया और ऑटोमेटिक कॉल बैक बटन दबाया। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? जी, मैं करिन बोल रही हूँ। कृपया बताएं, आप मुझे क्यों? स्पीकर मोड पर कॉल चलते ही वही पुलिस अधिकारी फोन से बोला। करिन कारेफ, किसी ने तुम्हारा पर्स और फोन चुरा लिया है। उन्होंने तुम्हारे नाम से होटल में कमरा भी बुक किया है। कृपया अभी स्टेशन आकर पुष्टि करो कि वो पर्स और फोन तुम्हारे हैं या नहीं, और यह भी देखो कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। करिन ने शालीनता से जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर। आपका स्वागत है, अधिकारी ने कहा। फोन रखने के बाद करिन ने सीधे फ्रांसीन की ओर देखा। बस इतना ही। कोई चीज खोना कब से स्कैंडल हो गया। फ्रांसीन, जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हें क्यों लगा कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। फ्रांसीन अवाक रह गई। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना ही बंद कर गया। यह क्या हो गया? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक होना चाहिए था। पुलिस करिन को सिर्फ इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसका सामान खो गया। उसने सोचा, ओह करिन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सच में बहुत राहत मिली। मैं तो डर के मारे लगभग मर ही गई थी। पैमेला ने अपने सीने पर हाथ रखा और तनाव कम करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद उसने अपनी शरारती पोती की ओर देखा और डांटते हुए कहा, फ्रांसीन, तुम्हें क्या हो गया है आजकल? क्यों बार बार मुसीबत खड़ी करती रहती हो? आगे से बिना पक्के सबूत के ऐसी बातें मत करना। नाराज फ्रांसीन ने करिन की ओर उंगली उठाई। ग्रैंडमा, मैंने कुछ गढ़ा नहीं है। यहाँ तक कि टॉमी ने भी पता लगाया कि करिन आज होटल में चेक इन की थी। न्यूज़ में जो औरत थी, वही थी।
वरना बताओ, उसने उसी स्कॉट जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? सच तो ये था कि करिन ने वही कपड़े पहने थे जैसे उस स्कॉट ने। लेकिन करिन शांत रही और घबराई नहीं। मेरे कपड़े कोई लिमिटेड एडिशन नहीं है, फ्रांसीन। ये बहुत सामान्य है कि कोई और भी वही पहने। मगर तुम क्यों जिद कर रही हो कि वही औरत मैं हूँ? फ्रांसीन ने हिकारत से नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं जिद कर रही हूँ या तुम सच में वही हो? होटल के रजिस्टर में तुम्हारा नाम दर्ज है और तुम वही कपड़े पहने हो। इतनी सारी इत्तेफाक इस दुनिया में नहीं हो सकते। अब बताओ, इसे कैसे समझाऊं? करिन ने मासूमियत से हाथ फैलाए। ऑफिसर ने फोन पर साफ कहा था, किसी ने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके होटल में कमरा बुक किया। मैंने तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करते समय पर्स और फोन खो दिए थे। तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, न ही तुम्हें कॉल कर पाए, इसलिए अकेले ही घर लौट आई। फ्रांसीन ने व्यंग्य से मुस्कराकर कहा, करिन कारफ, तुम मेरे सामने साफ झूठ बोल रही हो। वो समझ गई कि यह बहाना सिर्फ उसकी ग्रैंडमा को मूर्ख बनाने के लिए है, उसे नहीं। उसने तो खुद रिचर्ड को करिन को होटल ले जाते देखा था। फिर यह सब करिन की बातों जैसा कैसे हो सकता है? करिन ने भौहें उठाईं। फ्रांसीन, तुम्हें तो पूरा यकीन है कि मैं होटल में थी। बताओ, तुमने मुझे वहां देखा था। क्या तुम भी होटल में थी? फ्रांसीन का दिल बैठने लगा। क्यों मैं वहां जाती? मैं तो गई ही नहीं। हालांकि उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि इससे साफ हो जाता कि यह सब उसी की साजिश थी। करिन, फ्रांसीन को बिगाड़ने वाली मैं ही हूँ। बचपन से ही वह गुस्सैल और तेज जुबान की लड़की रही है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। पैमेला आगे आई और माहौल को शांत करने की कोशिश की। करिन उनकी पसंदीदा बहू थी और फ्रांसीन उनकी सबसे प्यारी पोती। दोनों ही उनके दिल के करीब थे। उन्हें झगड़ते देखना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। निराश होकर उन्होंने फ्रांसीन को हल्की सी मार लगाई और कहा, फ्रांसीन, इस बार तुम गलत थी। अभी तुरंत करिन से माफी मांगो। फ्रांसीन को यह मंजूर नहीं था। सब उसके हिसाब से बिगड़ चुका था और दिमाग बिखरा हुआ था। करिन पर आरोप साबित करने के लिए उसके पास सबूत नहीं था। मजबूरी में उसने दादी की बात मानी और बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, आज मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ। करिन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, माफ करना, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। ये सुनते ही फ्रांसीन भड़क गई। करिन कारफ, मैंने माफी मांग ली। अब और क्या चाहती हो? इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। फ्रांसीन, तुम अपनी भाई की पत्नी से इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? पैमेला ने सख्ती से डांटा। वह मेरे भाई की पत्नी नहीं है। फ्रांसीन गुस्से से बोली, मैं मानने से इनकार करती हूँ कि कोई गंवार औरत मेरे भाई की पत्नी हो। उसने तो सिर्फ पैसे के लिए मेरे भाई से शादी की है। चुप रहो, ये बकवास अभी बंद करो। पैमेला इतनी गुस्से में थी कि थप्पड़ उठाना चाहती थी, मगर मार नहीं पाई। आखिर फ्रांसीन उनकी सबसे प्यारी पोती थी, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। फ्रांसीन जानती थी कि उसकी ग्रैंडमा उसे कभी नहीं मारेंगी। उसने इसे गलतफहमी से अपना हक मान लिया और करिन को और भला बुरा कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। वो सच में एक गंवार औरत है। पैमेला क्रोध से कांप रही थी। करिन को डर था कि इस गुस्से से पैमेला की सेहत और बिगड़ न जाए। इसलिए वह उनके पास जाकर उनकी पीठ सहलाने लगी। ग्रैंडमा, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं इस बार नजरअंदाज कर दूंगी, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करूंगी। करिन, मेरी बच्ची, मेरी खातिर, क्या तुम? पैमेला अब भी सोच रही थी कि क्या वह दोनों के बीच सुलह करवा सकती हैं। लेकिन करिन अडिग खड़ी रही। ग्रैंडमा, ये पहली बार नहीं है। पिछली बार उसने आपको आर्ट गैलरी ले जाकर मुझे अफेयर करते हुए पकड़ने की कोशिश की थी। और इस बार उसने मुझे एस्कॉट कहा और इतनी घटिया बातें कहीं। मैं किसी ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकती जो बार बार मेरा अपमान और झूठा इल्जाम लगाए। ऊपर से उसने कभी ईमानदारी से मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मुझे उम्मीद है आप ये समझेंगी, ग्रैंडमा। पैमेला ने बेबसी से लंबी सांस ली।
वो बखूबी समझ रही थी कि करिन क्यों नाराज है। कोई भी लड़की ऐसे स्कैंडल में घसीटे जाने पर गुस्सा ही होगी। फ्रांसीन वाकई दोनों बार हद से गुजर गई थी। फ्रांसीन बहुत बिगड़ चुकी है। अब समय आ गया है कि उसे सलीके सिखाऊं। लेकिन वह इतनी नाजुक भी है। छोड़ो, करिन ने कहा है वह इसे नज़रअंदाज कर देगी। पैमेला ने मन में सोचा। फ्रांसीन जानती थी कि उसकी ग्रैंडमा उसे कभी सजा नहीं देंगी। उसने भौहें उठाकर घमंड से करिन की ओर देखा और मन ही मन सोची, तो क्या हुआ? मैंने तुझे गालियां दी, फिर भी ग्रैंडमा कुछ नहीं करेगी। अभी तुरंत सच्चे दिल से माफी मांगो। अचानक एक मर्दाना और गूंजती आवाज गूंजी। आवाज साधारण थी, लेकिन उसके असर से पूरा माहौल थम गया और सभी सहम गए। यह आवाज होल्डन्स के यंग मास्टर की थी। पूरा वातावरण अचानक भारी हो गया। बटलर और नौकर हैरान थे। यंग मास्टर का इतना सख्त रवैया यंग मिस पर बहुत कम ही देखने को मिलता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पत्नी के कारण सचमुच नाराज हैं। फ्रांसीन जेरेमी को देखकर स्तब्ध रह गई। जेरेमी, तुम भी मेरे साथ नहीं हो। जरूर करिन ने तुम्हारे कान भरे होंगे। जेरेमी की नजरें गुस्से से धुंधली नहीं थीं, बल्कि शांत और साफ थीं। उसने कहा, जब तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो माफी मांगना ही सही होगा। करिन ने सिर थोड़ा झुकाकर जेरेमी को देखा और हल्का सा भावुक हो गई। ओह, मिस्टर बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं। वो अपनी बहन का पक्ष नहीं ले रहे। फ्रांसीन की आंखें लाल हो गईं। उसने जवाब देने की कोशिश की, मैं नहीं। लेकिन जेरेमी ने उसे कोई गुंजाइश नहीं दी और दोबारा आदेश दिया, अभी माफी मांगो। फ्रांसीन अपने भाई से अपनी ग्रैंडमा से भी ज्यादा डरती थी। वह अपनी दादी के सामने तो मनमानी करती थी, लेकिन जेरेमी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए करिन के सामने झुककर कहा, आई एम सॉरी। करिन ने उसे देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर पैमेला की ओर मुड़ी। ग्रैंडमा, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना सामान ले आऊंगी। आप डिनर कर लीजिए, मेरा इंतजार मत करना। पैमेला को बुरा लगा कि उनकी पोती ने फिर गलती की। करिन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। करिन ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, सामान लेने के बाद हम बाहर ही खाना खा लेंगे। मैं आपको डिनर खिलाऊंगी। पैमेला मुस्कराई। करिन, तुम्हें मुझे खिलाना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए। दोनों ने हाथ थामे और घर से निकल गईं। कौन किसे खिलाएगा इससे फर्क नहीं पड़ा, बस माहौल बहुत प्यारा और सुकून भरा लग रहा था। फ्रांसीन का गुस्सा और भी बढ़ गया कि करिन ने उसकी माफी को अनसुना कर दिया। जेरेमी, देखो तो सही, मैंने माफी मांग ली और फिर भी उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। जेरेमी ने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, आज रात का डिनर तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने किए पर सोचो। फिर वह जल्दी से अपनी ग्रैंडमा और करिन के पीछे चला गया। फ्रांसीन दांत पीसकर रह गई। क्यों ग्रैंडमा और जेरेमी करिन का साथ दे रहे हैं, मेरा नहीं। उफ, काश मैं उसे मार ही डालूं। नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि पुलिस स्टेशन में असल में हुआ क्या है। रिचर्ड ने तो अपनी आंखों से करिन को बेहोश करके होटल ले जाते देखा था। उसने उसे उस गंदे सुनहरे बालों वाले आदमी के साथ कमरे में बंद भी किया था। फिर करिन घर पहले कैसे पहुंच गई? कुछ तो गलत हो गया था। फ्रांसीन को पता लगाना ही होगा ताकि वह सबको साबित कर सके कि करिन ही एस्कॉट थी। इस तरह फ्रांसीन ने अपनी कार चलाई और चुपके से उन्हें पुलिस स्टेशन तक फॉलो किया। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ने करिन का सामान लौटाते हुए कहा, कृपया चेक कर लीजिए कि ये वॉलेट और फ़ोन आपके ही हैं या नहीं। अगर हैं, तो अंदर देखिए कि कहीं और कुछ गायब तो नहीं है। करिन ने सहयोग करते हुए अपना वॉलेट खोला और फ़ोन चेक किया कि चोर ने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया। उसने कहा, हाँ, ये मेरा वॉलेट और फ़ोन ही हैं। कुछ भी मिसिंग नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहाँ साइन कर दीजिए और आप अपना सामान ले जा सकती हैं। आगे से ध्यान रखिए, अगली बार अगर कुछ खोया तो इतनी किस्मत साथ नहीं देगी कि वह आपको वापस मिल जाए। करिन ने ध्यान से सुना और विनम्र मुस्कान के साथ बोली, जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर। पैमला उसके बगल में एक दयालु और शालीन बुजुर्ग महिला की तरह खड़ी थीं। उन्होंने भी ऑफिसर का आभार जताया और उनकी मेहनत व कोशिश की तारीफ की। पास ही जेरेमी की लंबी, मजबूत काया नजर आ रही थी। उसने अभी अभी एक कॉल खत्म किया था और फोन जेब में रखा। आंखें सिकोड़कर उसने देखा कि कैसे करिन और उसकी दादी एकदम मेलजोल से बातें कर रही थीं। उसकी नज़र अचानक गहरी और गंभीर हो गई। सब कुछ आसानी से हो गया। सामान लेने के बाद करिन ने पैमला का हाथ थामा और स्टेशन से बाहर निकल आई। दोनों डिनर पर जाने की चर्चा कर रही थीं। ग्रैंडमा, आपको क्या खाना है? मुझे तो कुछ भी चलेगा। तुम्हारा जो मन हो, हम वही खा लेंगे, पैमला ने जवाब दिया। करिन ने सोचा और फिर जेरेमी की ओर देखा। मिस्टर, आपको क्या खाना है? आज मैं ट्रीट दूंगी। जेरेमी ने भौहें उठाई और हल्की सी शरारती मुस्कान दी। सच में मुझे ही जगह चुनने दोगी? करिन ने उदारता से सिर हिलाया। हाँ, जरूर, ट्राई मी, जेरेमी ने हल्के अंदाज में कहा। तो चलो बंदिंग स्टेक हाउस चलते हैं। वहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टेक मिलता है। बंदिंग स्टेक हाउस शहर का एक फेमस और बेहद महंगा रेस्टोरेंट था। करिन ने मन ही मन सोचा, मिस्टर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब है। उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया, जेरेमी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और पैमला की ओर मुड़ी। ग्रैंडमा, क्या आप स्पाइसी खाना खा सकती हैं? मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत अच्छा एशियन खाना मिलता है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? पैमला ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे भी एशियन खाना पसंद है। चलो वहीं चलते हैं। करिन ने आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं। जेरेमी चुप रह गया। ये वही थी जिसने मुझसे जगह चुनने को कहा था और अब साफ साफ मेरी बात को नजरअंदाज कर रही है। कहाँ है उसकी सिंसियरिटी? चाहे रेस्टोरेंट महंगा हो, क्या वो सच में सोचती है कि मैं उसे पैसे खर्च करने दूंगा? उसने क्या ये भूल गई कि मैं एक जेंटलमैन हूँ? कितनी बेवकूफ लड़की है। जैसे ही वे एंट्रांस तक पहुंचे, फ्रांसीन अचानक उनकी ओर भागी। पैमला हैरान रह गई। फ्रांसीन! जेरेमी की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने तुम्हें घर पर रुककर अपनी गलती पर सोचने को कहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक, फ्रांसीन को अपनी दादी से डर नहीं लगता था क्योंकि वह जानती थी कि वह उनकी सबसे प्यारी हैं। लेकिन अपने भाई से वह सचमुच डरती थी। फ्रांसीन पुलिस स्टेशन आने का असली कारण बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि जेरेमी और पैमला उसे रोक देंगे, इसलिए वह उन्हें नज़रअंदाज कर सीधी अंदर चली गई और उस सवाल को पूछने लगी जो उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। मिस्टर ऑफिसर, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या होल्डन इंटरनेशनल होटल से किसी पुरुष और महिला को अवैध गतिविधि करते हुए पकड़कर यहाँ लाया गया है? ऑफिसर ने उसे देखा और सच्चाई से जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है? फ्रांसीन ने निवेदन किया। क्या मैं उस महिला से मिल सकती हूँ जिसे गिरफ्तार किया गया है? मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ। उसे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। करिन को ही तो गिरफ्तार होना चाहिए था, फिर वह सुरक्षित घर कैसे पहुंच गई? इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी आंखों से देखेगी कि जो महिला पकड़ी गई है वह करिन नहीं है, वरना वह चैन से नहीं बैठ पाती। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने सिर हिला दिया। दुर्भाग्यवश जिस महिला को पकड़ा गया था वह गिरफ्तारी के दौरान भाग निकली। मेरे साथी अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। यही तो है, जाहिर है वह भाग निकली। फ्रांसीन ने मन ही मन सोचा। अब सब कुछ उसे साफ लगने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और वह बोली, मेरे पास जानकारी है, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो महिला कहाँ है। ऑफिसर चौंक गया। सच में, ये बहुत गंभीर मामला है। इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बिना देर किए फ्रांसीन पलटी और जाकर करिन को खींचकर ऑफिसर के सामने ले आई। उस वक्त करिन चुपचाप पैमला का हाथ पकड़े खड़ी थी। फौरन ही फ्रांसीन ने जिद करके रिपोर्ट की। ऑफिसर, यही वो महिला है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या ये वही नहीं है जो भाग निकली थी?
सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जब तक पैमेला को होश आया, उन्होंने गुस्से में कहा, फ्रांसीन, यह क्या कर रही हो तुम? लेकिन फ्रांसीन ने अपनी बात पर अड़ी रही। ग्रैंडमा, आप परेशान मत हो, सच्चाई थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। ऑफिसर ने हैरानी से करिन को देखा और कहा, देखिए, मैं गिरफ्तारी के समय वहां मौजूद नहीं था और न ही मैंने असली संदिग्ध को देखा है, लेकिन हाँ, वो उस महिला से काफी मिलती जुलती लग रही है जैसा मेरी रिपोर्ट में लिखा है। उनके कपड़े भी बिल्कुल वही हैं। कद और बॉडी शेप भी मैच करती है। फ्रांसीन संतुष्ट होकर आत्मविश्वास से मुस्कुराई। ऑफिसर, इसमें शक की कोई वजह नहीं है। तुरंत इसे गिरफ्तार कीजिए। वही भागी हुई एस्कॉट है। इसने अपना सामान खोने का बहाना करके सबको बेवकूफ बनाया है ताकि शक से बच सके। ऑफिसर गहरी सोच में पड़ गया। तभी जेरेमी गुस्से में अपनी झगड़ालू बहन के पास पहुंचा और गुर्राया, क्या घर पर पहले ही काफी तमाशा नहीं किया तुमने? लेकिन फ्रांसीन अपने भरोसे पर अड़ी रही। जेरेमी, मुझ पर यकीन करो, यही सच है। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि असल में करिन कौन है। इस चालाक औरत को धोखा मत खाने दो। जेरेमी के चेहरे का भाव नहीं बदला। उसने धीमे स्वर में आदेश दिया, टॉमी, मेरी बहन को अभी घर ले जाओ। जी, सर, टॉमी ने जवाब दिया और फ्रांसीन की ओर बढ़ा। लेकिन फ्रांसीन तुरंत ऑफिसर के पीछे छिप गई। मैं घर नहीं जाऊंगी। जब तक करिन गिरफ्तार नहीं होती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जेरेमी ने टॉमी की ओर देखा और इशारा किया कि वह इस मामले को सुलझाए। वह ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखता था। उसने करिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी ऑफिसर आगे बढ़ा और उन्हें रोक लिया। गंभीर चेहरे के साथ बोला, सर, कृपया रुकिए, अभी वह यहाँ से नहीं जा सकती। जेरेमी की आंखें गहरी हो गईं। क्यों नहीं जा सकती? ऑफिसर ने करिन पर शक भरी नजर डाली और कहा, मौजूदा हालात के आधार पर करिन कारेफ को यहीं रुककर हमारे साथ सहयोग करना होगा। हमें अभी अभी मिली जानकारी की पुष्टि करनी है कि वह सच है या नहीं। इसलिए उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर फ्रांसीन और भी आश्वस्त हो गई। जेरेमी, सुना आपने, ऑफिसर ने खुद कहा है कि उन्हें पुष्टि करनी है। इसका मतलब पुलिस को भी करिन पर शक है। जेरेमी ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए और सिर झुकाकर करिन की ओर देखा। करिन शांत नजर आई और उसने जेरेमी को हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। क्या हुआ? क्या आप भी सोच रहे हैं कि मैं संदिग्ध हूँ? जेरेमी के होठों के कोने ऊपर उठे। किस बात पर शक करूं? इस पर कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन का तोहफा किसी घटिया आदमी को खुद को बेचकर दिया होगा। करिन पहले तो चौंकी, लेकिन फिर संभल कर उसने आंखें घुमाईं। क्या यह आदमी समझ नहीं रहा कि मैं अभी किस हालत में हूँ? फिर भी मजाक करने का वक्त मिल रहा है उसे। लेकिन इसका मतलब यह है कि वह मुझ पर शक नहीं कर रहा है ना? उसने जेरेमी को नजरअंदाज किया और ऑफिसर की ओर देखा। सर, मुझे जांच में सहयोग करने के लिए क्या करना होगा? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। कृपया मेरे साथ आइए। करिन, पैमेला ने चिंता से उसका हाथ पकड़ लिया। करिन ने हल्की मुस्कान दी और अफसोस जताते हुए बोली, सॉरी ग्रैंडमा, लगता है आज मैं आपको डिनर पर नहीं ले जा पाऊंगी। पैमेला चौंक गई। करिन, क्या तुम सच में? लेकिन करिन कुछ नहीं बोली और ऑफिसर के साथ पीछे बने इंटरोगेशन रूम की ओर चल दी। जैसे ही वह फ्रांसीन के पास से गुजरी, फ्रांसीन विजयी भाव से मुस्कुराई और ताना मारा, करिन कारेफ, क्या तुम्हें लगा कि घर लौटकर ऐसे दिखावा करने से कि कुछ हुआ ही नहीं, तुम बच जाओगी? न्याय के हाथ लंबे होते हैं। दूसरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे कभी नहीं। करिन रुकी और शांत स्वर में बोली, फ्रांसीन, तुम इतनी पक्की क्यों हो कि मैं ही एस्कॉट हूँ? तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्यों न ऑफिसर को ही बता दो। फ्रांसीन के चेहरे पर अपराध बोध की झलक दिखी, मगर उसने तुरंत नाक सिकोड़कर कहा, मैंने खुद नहीं देखा और मेरे पास सबूत भी नहीं है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट यही कहती है। तुम जितना चाहो मना कर लो, पर जब ऑफिसर ये साबित करेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा।
करिन ने और कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर ऑफिसर के साथ इंटरोगेशन रूम में चली गई। सब कुछ उसके मुताबिक हुआ देखकर फ्रांसीन बेहद खुश हुई। उसने आत्मविश्वास से कहा, जेरेमी, ग्रैंडमा, बस इंतजार करो। अब तुम लोग असली करिन कारेफ को देखने वाले हो। दिन भर की लगातार घटनाओं से थकी पैमेला ठीक महसूस नहीं कर रही थी। टॉमी ने उन्हें वेटिंग एरिया की बेंच पर बैठा दिया। इसके बाद वह जेरेमी के पास आया और बोला, सर, क्या मुझे चीफ थॉमस को कॉल करके मिस करिन के बारे में बताना चाहिए? जेरेमी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश है या नाराज, और नहीं यह कि वह सोच क्या रहा है। सर, टॉमी को लगा उसने सुना नहीं, तो उसने दोबारा पुकारा। जेरेमी मुड़ा और बाहर चला गया। उसने बड़े सलीके से सिगरेट जलाई और हल्के स्वर में कहा, उसे रहने दो। अगर उसने कुछ किया है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो पुलिस उसे यहाँ रोक भी नहीं पाएगी। टॉमी ने सिर हिलाया। जी, सर। फ्रांसीन ये सुनकर खुश हो गई कि उसके भाई का रवैया भी करिन के पक्ष में नहीं है। अच्छा है, जेरेमी भी उसकी मदद नहीं करेगा। अब वो गई काम से। 10 मिनट बाद करिन गरिमा के साथ इंटरोगेशन रूम से बाहर आई। वही सख्त चेहरे वाला ऑफिसर माफी मांगते हुए उसके साथ बाहर तक आया। कुछ गड़बड़ देखकर फ्रांसीन तुरंत दौड़ी और ऑफिसर से पूछा, सर, क्या हुआ? यही वो स्कॉट है ना, जो होल्डन इंटरनेशनल होटल से पकड़ी गई थी? ऑफिसर ने सिर हिलाया। हमने पूरी जांच की है और मिस करिन कारेफ का आपके द्वारा दी गई जानकारी से कोई संबंध नहीं है। क्या कोई संबंध नहीं? फ्रांसीन ने असंतोष से कहा। क्या आपने सच में ठीक से जांच की है? यही स्कॉट है। इसका केस से कैसे कोई लेना देना नहीं। कहीं उसने आपको इंटरोगेशन रूम में रिश्वत तो नहीं दी? ये सुनकर ऑफिसर को गुस्सा आ गया। बिना वजह रिश्वत का इल्जाम लगने पर वह भड़क गया। उसने सख्त स्वर में कहा, मिस, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मेरे साथियों ने असली संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मिस करिन कारेफ की पहचान पत्र को अपराधियों ने होटल का कमरा बुक करने के लिए इस्तेमाल किया। यह महज संयोग था कि वो उसी जैसे कपड़े पहने हुई थी। बस यही सच्चाई है। फ्रांसीन अभी भी संतुष्ट नहीं थी और फिर बहस करने को तैयार थी। अचानक बाहर से पुलिस कार के सायरन की आवाज गूंजी। फ्रांसीन ने भौहें चढ़ाईं और संदिग्ध महिला को घूरा। फिर अचानक उसने सिर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, नहीं, ये वो नहीं है। यह स्कॉट नहीं है।